आज बेटा हम लेसन नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं अपना। तो सबसे पहले देखिए हमने स्टार्ट कर रहे हैं तो लेसन आपका जो है अध्याय 5 सेकंड यूनिट है आपके बुक की ये, ठीक है। फर्स्ट यूनिट हमने पढ़ ली है पूरी, ठीक है। तो फर्स्ट लेसन हमने पढ़ा था जैव जगत, उसके बाद वर्गीकरण, उसके बाद वनस्पति जगत और फिर प्राणी जगत। अब हम पढ़ रहे हैं पादप की आंतरिक और बाहरी संरचना। तो सबसे पहले जब भी हम पादप की बात करते हैं तो पहले तो पादप कहते किसे हैं, प्लांट क्या होता है, पादप कहोगे किसे आप? क्योंकि पृथ्वी पर पाया जाने वाला वह जीव, पृथ्वी पर पाया जाने वाला वह जीव जिसमें सामान्यतः प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। पृथ्वी पर पाया जाने वाला वह जीव जिसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है उन्हें हम क्या कहेंगे, पादप। तो वह जीव, मैं शॉर्ट लिख रहा हूं, वह जीव जिसमें प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है, उसे हम क्या कहेंगे, पादप। क्या कहेंगे, पादप, प्लांट कहेंगे उसे हम। और पादप भी क्या है आपका, मोस्ट ऑफ पादप को हम क्या कहते हैं, उत्पादक। क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं उत्पादक? ये बेटा आपके इकोलॉजी पढ़ेंगे उसमें बड़ा आएगा, लेकिन आज मैं आपको ये बता देता हूँ उत्पादक होते क्या है। इस पृथ्वी पर जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है, पदार्थ बन रहे हैं, भोजन बन रहा है, फूड बन रहा है, वो सब कौन बनाते हैं, पादप बनाते हैं। आप कहोगे सर हम तो मांसाहारी है, तो मांसाहारी है तो आप जो मांस खा रहे हो वो भी तो कुछ, जिसका मांस खा रहे हो वो तो आखिर में चावल ही खा रहा है या घास ही खा रहा है या इस पादप से बनी सामग्री ही खा रहा है, तो उसको हम उत्पादक कहते हैं। अब हम बात करते हैं पादप के भाग, पादप के भाग। क्या पादप के कौन कौन से भाग होते हैं? तो पादप के मुख्य तो 3 भाग होते हैं। पादप के मुख्य 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। 3 पार्ट्स होते हैं उसके मेन, और एक चौथा और होता है, लेकिन मेन जो होते हैं वो 3 होते हैं। जड़, सेकंड नंबर पे आता है आपका तना, और थर्ड नंबर पे आता है आपकी पत्ती। और पत्तियों के रूपांतरण से ही, पत्तियों और तने के रूपांतरण से ही इन दोनों को सम्मिलित रूप से, पत्ती और तने को सम्मिलित रूप से प्रांकुर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रांकुर, सॉरी प्रांकुर से विकसित होते हैं और इनको पर्रोह कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्रोह। तो मूल जो होती है बेटा वो मूलांकुर से विकसित होती है। किससे विकसित होती है? मूलांकुर से। और जो आपकी तना जो होता है, तना और पत्ती वो आपके प्रांकुर से होती है, और इसको बाद में पर्रोह कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्रोह। ऊपरी भाग होता है इसको कहते हैं पर्रोह, ठीक है। तो सबसे पहले जड़, तना और पत्ती। देखो एक बार मैं शॉर्ट में बता देता हूं आपको किसका क्या काम है। जड़ों का क्या काम होता है? भूमि से जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करना, और तने के आधारी भाग तक उसको पहुंचाना। मान लीजिए आपका कोई पेड़ है, ये इसकी जड़ें हैं, ये इसकी जड़ें हैं, ठीक है। तो ये क्या करती है आपके, यहां से जल का अवशोषण करती है, जल व खनिज लवण का अवशोषण करती है, और उसको कहां तक लाती है? अंत में तने के आधारी भाग तक, जो जमीन से बाहर निकला हुआ जो भाग है वहां तक उसको लाने का काम करती है। उसके आगे उसका कोई काम नहीं होता, ठीक है। यहां तक लेके आ जाती है। ये तो होगी आपकी जड़ें, ये आपका हो गया तना, ठीक है। और तने के ऊपर हम जानते हैं क्या बनती है? पत्तियां बनती है। क्या बनती है? तो पत्तियां बनाते हैं अपन।
ये पत्तियां बन गई, क्या बन गई? पत्तियां। और लास्ट में अपन ऊपर आकर देखते हैं तो यहाँ क्या बनता है? फ्लावर बनता है। क्या बनता है? फ्लावर। लेकिन ये फ्लावर जो होता है वो मतलब पत्ती और तने का रूपांतरण होता है, इसलिए इसको पार्ट्स के रूप में नहीं गिना जाता। तो अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वन। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं जड़। जड़ होती क्या है, जड़ की संरचना कैसी होती है और जड़ कितने प्रकार की होती है? ठीक है, तो देखो जड़ क्या है। जड़ के लिए लिखते हैं अपन नॉर्मली, जड़ की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे अभी, तो लिखिए पादप का वह भाग, पादप का वह भाग जो भूमि में अंदर की ओर वृद्धि करता है, भूमि में अंदर की ओर वृद्धि करता है और जल व खनिज लवणों का अवशोषण करता है। जल व खनिज लवणों का अवशोषण करता है, जड़ व खनिज लवणों का अवशोषण करता है। ठीक है, तो ये तो बेटा एक डेफिनेशन होगी, लेकिन इसमें कुछ ऐसे पॉइंट आते हैं जो इंपॉर्टेंट है, उनको समझना बहुत जरूरी है। जड़ के लिए जब भी हम लिखते हैं तो क्या वह भाग जो, डेफिनेशन तो हमने लिख दी कि ये क्या करता है, जल व खनिज लवणों का अवशोषण करता है और भूमि के अंदर की ओर वृद्धि करता है। लेकिन कुछ पॉइंट ऐसे होता है जिनको समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है ऋणात्मक प्रकाशानुवृत्ति, ऋणात्मक प्रकाशानुवृत्ति। दूसरा शब्द आता है धनात्मक, ये तो आ गया पहला, ऋणात्मक का प्रकाशानुवृत्ति। दूसरा होता है धनात्मक गुरुत्वाकर्षी। ठीक है, और एक होता है नेक्स्ट वन, तीसरा धनात्मक जलानुवृत्ति। ये कुछ शब्द हैं, तो एक बार आप धनात्मक ऋणात्मक तो एक बार दिमाग से निकाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले आपको समझना है कि प्रकाशानुवृत्ति किसे कहते हैं, गुरुत्वाकर्षी किसे कहते हैं और जलानुवृत्ति क्या कहते हैं। तो प्रकाशानुवृत्ति मतलब जो भाग किसकी ओर वृद्धि करता है, प्रकाश की ओर। प्रकाश जो होता है, जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश जहां आ रहा है उस ओर वृद्धि करता है, तो उसको कहते हैं प्रकाशानुवृत्ति। क्या पादप के विभिन्न भागों का प्रकाश की ओर मुड़ना या वृद्धि करना क्या कहलाएगा, प्रकाशानुवृत्ति। अगर वो प्रकाश की ओर करता है तो धनात्मक, और प्रकाश से विपरीत करता है तो ऋणात्मक। और हम जानते हैं कि जो जड़ें होती है वो कहां वृद्धि करती है, भूमि में वृद्धि करती है, भूमि में जाती है, कहां जाती है, भूमि में। ये अगर भूमि में जा रही है तो प्रकाश से क्या हो रही है, दूर जा रही है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, ऋणात्मक प्रकाशानुवृत्ति। प्रकाश से ये कहां जा रही है, दूर जा रही है। सेकंड वन आता है धनात्मक गुरुत्वाकर्षण। तो धनात्मक का मतलब तो एक बार भूल जाओ, पहले गुरुत्वाकर्षी मतलब गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है, अगर उसकी ओर वृद्धि करते हैं, किसी भाग का गुरुत्वाकर्षण के सापेक्ष वृद्धि करना गुरुत्वाकर्षी कहलाता है। क्या कहलाता है, गुरुत्वाकर्षी। तो हम जानते हैं कि जड़ें कहां जा रही है, भूमि में, और गुरुत्वाकर्षण बल कहां लगता है, भूमि में, इसलिए इसको हमने क्या कह दिया, धनात्मक गुरुत्वाकर्षी। उसके बाद थर्ड वन हमने कहा धनात्मक जलानुवृत्ति। तो धनात्मक एक बार रहने दो, जलानुवृत्ति मतलब जल की ओर वृद्धि करना, जल जहां पर होता है उस और उसकी वृद्धि होना। तो हम जानते हैं कि जल भी कहां होता है, भूमि के अंदर। तो ये होता है तीन भाग हो गए। तो ये तीन चीज अपने सामने आती है, धनात्मक जलानुवृत्ति, सॉरी सबसे पहले आता है ऋणात्मक प्रकाशानुवृत्ति, धनात्मक गुरुत्वाकर्षी और धनात्मक जलानुवृत्ति। तो ये तीन शब्द आते हैं। तो तीनों शब्द आपको समझ में आ गए कि ऋणात्मक का मतलब प्रकाश से दूर जा रही है, धनात्मक मतलब उसके पास आ रही है। तो दो चीजों में तो पास जाती है और एक में क्या होती है, ऋणात्मक जाती है। तो हमने ये बात कर ली। तो जड़ की डेफिनेशन हो गई, और जड़ के ये अपन ये अगर लिखते तो आप लक्षण करके लिख सकते हो। क्या करके, लक्षण। क्या लक्षण है इसके, क्या कैरेक्टर्स है,
तो ये तीनों पॉइंट लिखो अपनी नोटबुक के अंदर जल्दी से। ऋणात्मक प्रकाशानुवृत्ति, थोड़ा समझने के लिए उसको भी लिख देना, प्रकाश की ओर, ऋणात्मक है तो प्रकाश से दूर, और धनात्मक है तो उसकी ओर, गुरुत्वाकर्षण की ओर। तो धनात्मक ऋणात्मक ये समझना पड़ेगा अपने को। ऋणात्मक है मतलब वो प्रकाश से दूर जा रहा है, धनात्मक है मतलब वो उस वस्तु या उस भौतिक क्रिया की ओर जा रहा है। नेक्स्ट वर्ड आता है, नेक्स्ट टॉपिक अपना आता है जड़ों के प्रकार। जड़ों के प्रकार, टाइप ऑफ रूट्स। जड़ों के प्रकार, कि जड़ कितने प्रकार की है। तो जड़ें जो होती है उत्पत्ति के आधार पर, किसके आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। ठीक है, पहले हमने पढ़ा पादप डेफिनेशन, पादप के विभिन्न भाग। जड़, सबसे पहला जड़ ले लिया तो जड़ की डेफिनेशन लिख दी कि वह भाग जो भूमि के अंदर वृद्धि करके जल व खनिज लवणों का अवशोषण करता है। फिर उसके लक्षण लिख दिए, क्या क्या लक्षण होते हैं। अब उसके प्रकार पढ़ रहे हैं, दो प्रकार पढ़ रहे हैं। उत्पत्ति किस आधार पर, दो प्रकार हमने किस डिवाइड पर बांटा है, उत्पत्ति, ओरिजिन, किसके आधार पर, ओरिजिन। तो पहले होती है, फर्स्ट होती है वो होती है मुसला जड़ें, मुसला जड़ें, और दूसरी होती है आपकी अप्रस्थानिक जड़ें। जड़ें, दो जड़ें होती है, एक तो अपस्थानिक जड़ें और एक होती है आपकी मुसला जड़ें। तो मैंने अभी आपको बताया था कि मूल का विकास किससे होता है, मूलांकुर से। किससे होता है, तो देखो यहाँ पे मुंह आ रहा है और यहाँ पर भी क्या आ रहा है, मुंह। ठीक है, तो मूलांकुर लिखो मुसला जड़ों के अंदर वह जड़ें जिनकी उत्पत्ति, वह जड़ें जिनकी उत्पत्ति मूलांकुर से होती है। किससे होती है, मूलांकुर से, और भूमि में गहराई तक वृद्धि करती है, और भूमि में गहराई तक वृद्धि करती है। डायग्राम बना देना बेटा इसका, इसका डायग्राम बनाना चाहो तो बना दो। ये आपका तने का भाग आ गया और ये धीरे धीरे नीचे की ओर वृद्धि करती है इस प्रकार से। सबके ओके, तो फर्स्ट वही है। ठीक है, तो क्या लिखेगा कि वो कहां पर है, वहीं पर जहां पर कोई। फिर दूसरा, पहला समझ में आ गया कि वो कहां पे था, वहीं पे था, और अब बड़ी है तो थोड़ी बहुत तो नीचे की। उसके बाद अपस्थानिक, तो अपस्थानिक जूड़ जो है उसके अंदर क्या होती है कि इसके अंदर जो जड़ें हैं वहां से कोई जो सेकेंड दूसरी कहा आपने अब अपस्थानिक। ठीक है, तो इसके अंदर जो जड़ें होती है उससे कोई लेना देना नहीं है, मूलांकुर से कोई लेना देना नहीं है। उसकी जो जड़ें बनेगी वो किससे बनेगी, तने से बनेगी। किससे बनेगी, तने से। ठीक है, ये तो होता है मूलांकुर। मूलांकुर में डायग्राम बना दिया, नहीं है बना दिया। अब देखो लिखो अप्रस्थानिक जड़ें, तो लिखो वह जड़ें जिनकी उत्पत्ति, वह जड़ी जिनकी उत्पत्ति परों पर होती है, उत्पत्ति परों पर होती है, उन्हें अप्रस्थानिक जड़ें कहते हैं। वह जड़ें जिनकी उत्पत्ति प्रोरक
पर्रों पर होती है उन्हें अपस्थानिक जड़ें कहते हैं। समझ में आया? एक पॉइंट और लिखो इसके अंदर, अपस्थानिक जड़ों का विकास पर्रों भाग से विकसित होते हैं। जड़ों का विकास किससे विकसित होता है? लिखा, पर्रों भाग से विकसित। जैसे देखो यहाँ पे डायग्राम बना दिया मैंने, ये तना और इस तने से ये सारी ये, इसको जगड़ा जड़े भी कहते हैं, जगड़ा जड़े, इसको जगड़ा जड़े भी कहते हैं। ठीक हुआ बेटा? तो पहले मैंने कहा पादप, पादप के भाग, पादप के भाग में जड़, जड़ के लक्षण, परिभाषा, जड़ के प्रकार। ठीक है, ये हमने पढ़ा। नेक्स्ट वन, उसके बाद क्या है? मूल। मूल की बात करते हैं, प्रस्थानिक मूल जिसका भाग से दूसरे होता है। फिर मूल के क्षेत्र। अब हम बात करते हैं मूल क्षेत्र की। किसकी बात कर रहे हैं? मूल क्षेत्र। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे मूल के क्षेत्र। जब हम एक मूल की संरचना को माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं, मूल की संरचना को माइक्रोस्कोप में देखते हैं, तो हमें निम्नलिखित क्षेत्र सामने आते हैं। देखिए क्या होते हैं। ठीक है, एक ऐसी संरचना अपने सामने को आती है। ये जो यहां से यहां तक का जो भाग होता है, ठीक है, ये जो भाग है, चलो और थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ये आपका होता है परिपक्व क्षेत्र। कौन सा होता है? परिपक्व क्षेत्र। परिपक्व क्षेत्र। ठीक, इसके नीचे वाला जो होता है वो आपके क्या होता है? दीर्घीकरण क्षेत्र। और जो लास्ट वाला जो भाग, ये यहाँ तक मान लो मैंने, ये मान लिया। ठीक है, तो सबसे छोटा तो होता है नीचे वाला, उससे बड़ा होता है दीर्घीकरण, और उससे भी बड़ा होता है परिपक्व। ठीक है, और ये जो होता है, ये होता है विभोजक। विभोजक। ठीक है, ये चीज अपने पास आ गई। ठीक, और हमने यहाँ तक कह दिया कि दीर्घीकरण क्षेत्र, परिपक्व क्षेत्र और विभोजक। और ये जो होती है इसको कहते हैं मूल गो। इंग्लिश में इसको कहते हैं, क्या कहेंगे इंग्लिश में? हिंदी में मूल को कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं कैलिप्ट्रा। क्या कहते हैं? कैलिप्ट्रा। और बीच के अंदर यहाँ पर होता है शांत क्षेत्र। क्या होता है? शांत क्षेत्र। ठीक, अब देखो परिपक्व क्षेत्र जो होता है, मैं ये इसके अंदर चला गया, ये जो होता है इसको कहते हैं परिरंभ। क्या कहते हैं? परिरंभ। रंभ होता है जाइलम और फ्लोएम। परी का मतलब होता है चारों। अगर मैं इसको यू करूं तो मान लो मैंने इसका एक सेक्शन काट दिया। क्या काट दिया? टीएस काटा, तो मेरे पास बीच में ये आ गया। क्या आ गया? ये। और इसमें बीच में जाइलम और यहाँ पे ये जाइलम व फ्लोएम। ठीक है, ये होता है आपका परिरंभ। क्या होता है? परिरंभ। ठीक है, ये जो परिरंभ है, इस परिरंभ से आपकी क्या निकलती है? पार्श्व शाखाएं निकलती है। क्या निकलती है? पार्श्व शाखाएं निकलती है। केवल निकल रही है ये।
इन पार्श्व शाखाओं को पार्श्वमूल कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्श्वमूल। क्या कहते हैं? पार्श्वमूल। इंग्लिश में इसको कहते हैं लेटरल रूट्स। ठीक है। अब इसकी जो बाहरी होती है ये होती है एपिडर्मिस। क्या होती है? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस। और इस एपिडर्मिस से ही आपके क्या निकलते हैं? पूरा रोम। तो ये इसका क्षेत्र होता है। तो एक बार देखो इसको पूरा समझ लीजिए। तो लिखो मूल के क्षेत्र। देखिए मूल के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं, मूल के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो निम्नलिखित 3 क्षेत्र दिखाई देते हैं। 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 लिखा? निम्नलिखित 3 क्षेत्र दिखाई देते हैं। पहला लिखो विभोजक क्षेत्र। विभोजक क्षेत्र। दूसरा सेकंड दीर्घीकरण क्षेत्र। दीर्घीकरण क्षेत्र। तीसरा ये पहला फर्स्ट, ये दूसरा और ये आपके तीसरा परिपक्व क्षेत्र। परिपक्वन क्षेत्र। परिपक्व क्षेत्र भी लिख सकते हो, परिपक्व क्षेत्र। ठीक है। परिपक्वन क्षेत्र लिखो चाहे परिपक्व क्षेत्र लिखो। तो ये 3 होते हैं। तो सबसे पहला लिखो विभोजक क्षेत्र। लिख दिया? लिखो इस क्षेत्र के शीर्ष पर इस क्षेत्र के शीर्ष पर एक विशेष संरचना पाई जाती है जो इस क्षेत्र की सुरक्षा करती है। पाई जाती है जो इस क्षेत्र की विशेष क्या करती है? सुरक्षा करती है। उसे क्या कहते हैं? क्या कहोगे उसे? मूलगो। इंग्लिश में कैलिप्ट्रा कहते हैं। CLAY कैलिप्ट्रा TRA कैलिप्ट्रा। हिंदी में लिखोगे तो मूल को, इंग्लिश में लिखोगे तो कैलिप्ट्रा। लिखा? ठीक। लिखो इसमें नेक्स्ट पॉइंट। इस क्षेत्र की कोशिकाएं, इस क्षेत्र की कोशिकाओं में विभाजन की बहुत अधिक क्षमता पाई जाती है। विभाजन की बहुत अधिक क्षमता पाई जाती है। विभाजन की बहुत अधिक क्षमता पाई जाती है, जिसके कारण कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है। जिसके कारण कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है। ठीक है। नेक्स्ट देखो सेकंड, दूसरा क्षेत्र। हिस्ट्री तो बहुत लंबी है इसकी, लेकिन आपकी बुक जितनी कह रही है उतना ही ले रहे हो इसको। ठीक है। नेक्स्ट सेकंड क्षेत्र। सेकंड क्षेत्र कौन सा है? दीर्घीकरण क्षेत्र। देखा? देखो यह क्षेत्र विभोजक क्षेत्र के ऊपर पाया जाता है।
यह क्षेत्र विभोजक क्षेत्र के ऊपर पाया जाता है, विभोजक क्षेत्र के ऊपर पाया जाता है। सेकेंड पॉइंट, इस क्षेत्र में विभोजक से प्राप्त, इस क्षेत्र में विभोजक से प्राप्त कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि होती है, लंबाई में वृद्धि होती है। विभोजक से प्राप्त कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि होती है, लंबाई में वृद्धि होती है। लिखा, लंबाई में वृद्धि होती है, ठीक है, वृद्धि होती है, जिससे मूल की लंबाई में भी वृद्धि होती है, जिससे कि मूल की लंबाई में भी वृद्धि होती है, लंबाई में भी वृद्धि होती है। नेक्स्ट, तीसरा क्षेत्र क्या कहता है बेटा? थर्ड, तीसरा परिपक्व क्षेत्र। देखो, यह दीर्घीकरण क्षेत्र के ऊपर पाया जाता है। फर्स्ट पॉइंट, यह दीर्घीकरण क्षेत्र के ऊपर पाया जाता है। लिखा, यह कहां पाया जाता है? दीर्घीकरण के ऊपर। सेकंड पॉइंट, इसकी कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती, इसकी कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती, विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती। विभाजन की क्षमताएं नहीं पाई जाती। देखा, इसमें विभाजन की क्षमताएं नहीं पाई जाती। नेक्स्ट, इसकी बाह्य सतह से मूल रोम की उत्पत्ति होती है, मूल रोम की उत्पत्ति होती है, मूल रोम की उत्पत्ति होती है। एवं इस क्षेत्र में उपस्थित परिरंभ से, इस क्षेत्र में उपस्थित परिरंभ से पार्श्व मूल की उत्पत्ति होती है, पार्श्व मूल की उत्पत्ति होती है, मूल की उत्पत्ति होती है। लिखा, हो गया, मूल की उत्पत्ति होती है। नोट, अब बेटा क्वेश्चन लिखो, एक दो क्वेश्चन लिखो और आगे कर लेना, इंपोर्टेंट फॉर एग्जाम, किसी भी एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट है और क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। ठीक, तो लिखो, पहला क्वेश्चन लिखो। मूल रोम की उत्पत्ति परिपक्व क्षेत्र के किस स्तर की कोशिकाओं के द्वारा होती है? मूल रोम की उत्पत्ति परिपक्व क्षेत्र की किस कोशिका स्तर के कारण होती है? किसके द्वारा होती है? बाह्य स्तर। किसके द्वारा? बाह्य स्तर। उत्तर लिखना, लिखो इसका उत्तर लिखो, बाह्य स्तर। किस कोशिका स्तर के द्वारा होती है? तो उत्तर है बाह्य स्तर, जिसे एपिडर्मिस कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? एपिडर्मिस।
एपिडर्मिस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? एपिडर्मिस। बाह्य त्वचा, हिंदी में लिखना हो तो लिखो बाह्य त्वचा। ठीक है, ठीक। दूसरा लिखो, पार्श्वमूल की उत्पत्ति कहां से होती है? 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 लिखा तो लिखो, पार्श्वमूल की उत्पत्ति परिपक्व क्षेत्र की परिरम से होता है। परिपक्व क्षेत्र के परिरम से होता है। परिपक्व क्षेत्र के परिरम से होता है। देखो परिरम केवल मैं यहां नहीं कहूंगा तो केवल परिरम यही था, परिरम यहां पर भी था, परिरम यहां पर भी था, लेकिन यहां पर मैच्योर नहीं था, यहां पर भी मैच्योर था, लेकिन मैच्योर कहाँ हुआ? यहाँ पे। तो फिर इससे क्या बनी? पार्श्व जड़ें बनी। तो आपको पूछते हैं कि पार्श्वमूल की उत्पत्ति किससे होती है? तो परिरम से। किससे होती है? परिरम से। और मूल रोम की उत्पत्ति किससे होती है? एपिडर्मिस से। ठीक है, ये चीज याद रखनी। तो कल हम पढ़ेंगे मूल के रूपांतरण। क्या पढ़ेंगे? मूल के रूपांतरण। ठीक है।